once again, good morning, Shalu and Pramod. Good morning, ma'am. जितना हमने पढ़ लिया उतने में कोई दिक्कत है? सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये सब याद है आपको? कल डिस्कस किया था। Yes, ma'am. तो ये अमेंडमेंट कहाँ से लिया गया है? स्लाइड नहीं मिली है, अच्छा नहीं भेजता। Ma'am, we mine, ma'am. आज से में पढ़ना है प्रीएम्बल ऑफ इंडिया। आपने वो नेट पे सर्च किया था कि टोटल कितने आर्टिकल्स हैं? बताइए। 470 articles. How many parts? 25 parts. Schedule 12. 12. अभी मैं आज भेज देती हूँ स्लाइड पूरी पीपीटी भेज देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। आज से शुरू करना है प्रीएम्बल ऑफ इंडिया। जहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शुरू होता है उसका जो पहला पेज है वो प्रीएम्बल ऑफ इंडिया है। तो जो 30 दिसंबर को 1946 को जो जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था, जब उन्होंने पास किया उन्होंने कहा कि अब हम अपने प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन से अटैच करेंगे। अब बेसिकली प्रीएम्बल को लास्ट में अटैच किया गया था ताकि एक सिंक्रोनाइजेशन बन सके। ये मतलब जो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखी है वही ऑब्जेक्टिव आपका प्रीएम्बल बताता है। यानी प्रीएम्बल पढ़ने से आपको ये पता चल जाता है कि ये आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, इंडिया को ये लोग कैसा बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये इनको इनके लोगों को ये लोग क्या देना चाहते हैं, इंडिया में पावर कहाँ से डिराइव होती है, ये सारा कुछ जो बताता है वो है हमारा प्रीएम्बल। जरा एक बार प्रीएम्बल को रीड करिए। प्रीएम्बल के लाइंस कौन लिखेगा? शालू आप रीड करो अपना प्रीएम्बल। We, the people of India, have solemnly resolved to constitute India to a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. देखिए इसका मतलब क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। भारत का संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग कौन से हैं? वी द पीपल, हम ही भारत के लोगों ने इस जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाया है। तो देखिए एक एक पार्ट की जो जितना ये एक एक पार्ट है, इन सबकी जो वर्ड्स है इनकी मीनिंग से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। इसको बहुत ब्रीफली इसको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला है सोर्स, यानी कि पावर कहाँ से आता है। जैसे कि अगर हम बोले अर्थ पे सोर्स क्या है, पावर कहाँ से आती है, सन से आती है। इसी तरीके से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में पावर कहाँ से आती है? पीपल ऑफ People of India. ठीक है। तभी जो प्रीएम्बल की इनिशियल लाइन में क्या कहते हैं? वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी भारत को बनाने वाले लोग कौन है? भारत को बनाने वाले भारत के ही लोग हैं। सोर्स क्या है? पीपल ऑफ इंडिया। अब देखिए फीचर क्या है? फीचर मतलब जो ये बोल रहा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के Sovereignty, लोगों ने बनाया equality, क्या? justice. हमने बनाया क्या है? हमने एक संविधान बनाएंगे। तो इसके बाद क्या देंगे अपने लोगों को? मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर क्या क्या होगा? देखिए 5 फीचर्स की बात की। सोवरेन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड सोवरेन? सोवरेन अब कहते हैं इंडिया इज अ सोवरेन नेशन। सोवरेन मतलब सोवरेन, सबसे पहले समझिए स्टेट क्या होता है। पॉलिटी के टर्म में स्टेट मतलब क्या? स्टेट मतलब यूपी, एमपी, बिहार नहीं। स्टेट मतलब जहाँ पे 4 चीजें हो। एक तो हो गया पॉपुलेशन, दूसरा होता है टेरिटरी, फिर है गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट होनी चाहिए सोवरेन। यानी किसी भी जगह जहाँ पे एक मतलब इतनी पॉपुलेशन रहती है जो किसी टेरिटरी में रहती है, डिफाइंड टेरिटरी में रहती है, जिसकी एक सरकार है, लोगों ने अपनी एक सरकार को चुना है, और वो जो गवर्नमेंट है वो कहती है वो गवर्नमेंट सोवरेन होनी चाहिए। इसका मतलब कि अगर आप इसको चेक करो कि यूपी क्या यूपी की स्टेट है, तो यूपी में पॉपुलेशन है, बिल्कुल है। टेरिटरी डिफाइंड टेरिटरी, तो हाँ तो बिल्कुल आपका सहारनपुर से लेके सोनभद्र तक आपकी यूपी डिसाइडेड है टेरिटरी जहाँ तक, क्योंकि गवर्नमेंट है तो योगी की गवर्नमेंट है। पर क्या वो गवर्नमेंट सोवरेन है? सोवरेन मतलब क्या होता है कि जिसकी पॉलिसी में कोई और इंटरवीन ना कर सके।
राइट। लेकिन अब योगी जी कोई पॉलिसी बनाएंगे तो हो सकता है केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन कर दे, राइट। तो मतलब अगर पॉलिटी के टर्म में देखें तो यूपी इज नॉट अ स्टेट, यूपी इज अ प्रोविंस, राइट। लेकिन अगर इसको नेशन के टर्म में इंडिया को चेक करिए तो इंडिया में पॉपुलेशन है बिल्कुल है, इंडिया की डिफाइंड टेरिटरी हाँ है, इंडिया में सरकार है तो मोदी जी की गवर्नमेंट भी है, और वो गवर्नमेंट सोवरेन है तो बिल्कुल सोवरेन है, हम किसी देश की कोई कॉलोनी नहीं है, हम जैसा चाहे अपना जो है मतलब रूल बना सकते हैं। तो सोवरेन का मतलब पॉलिसीज होता बना है पॉलिसीज बनाते समय हमें कोई और कंट्री या कोई और लोग कोई और किसी से पूछने की जरूरत नहीं। जब हम हमारे देश में सरकार अपनी पॉलिसी खुद बनाते हैं तो कहते हैं सोवरेन, क्योंकि हम लोग गुलाम थे इतने दिनों तक, तो जरूरी था कि सोवरेन वर्ड इसमें डाला जाए कि अब हम किसी के गुलाम नहीं है। दूसरा जो वर्ड है वो है आपका सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि देखिए दो वर्ड है, एक होता है कि मान लो कि आपने 100 रुपए कमाए और आपको 100 रुपए मिल जाएंगे, ठीक। एक होता है सोशलिस्ट का मतलब होता है कि जिन तक एक्सेस नहीं है उन तक भी चीजों की एक्सेस करना। मान लीजिए कि आपके पास पैसे, आप कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ सकते हैं, आप किसी अच्छे अंबानी टाटा बिरला टमालिया के हॉस्पिटल में जाके इलाज कर सकते हैं, पर वो लोग जिन तक उनकी एक्सेस नहीं है उन तक भी उन चीजों को पहुंचाना उसको कहते हैं सोशलिस्ट। रीच टू द अनरीच, राइट, कि जहां तक जो है सर्विसेज नहीं पहुंची है उन तक भी सर्विसेज पहुंचाना उसको कहते हैं सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट। यानी गवर्नमेंट विल डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट देखिए कि इस पर्सन को कितने की नीड है उस तक उस चीजों को पहुंचा देना, दैट्स द कांसेप्ट ऑफ सोशलिस्ट गवर्नमेंट। इसीलिए देखिए आप सरकार क्या देती है, सब्सिडी देती है, अनाज बांटती है, सस्ते में एमएसपी रेट दिया जाता है। उसके बाद जो वर्ड है वो है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब क्या होता है कि मतलब हमारे यहाँ पे बहुत सारे सबके अलग अलग, लिए, ठीक है, किसी एक एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं, देखिए रिलीजन का मतलब सभी जैसे कि रिलीजन्स के लिए। पाकिस्तान का स्टेट रिलीजन क्या है, नेशनल रिलीजन क्या है, इस्लाम। हम्म, कि इंडिया में हमने किसी भी रिलीजन को सुप्रीमेसी नहीं दी। तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकार का कोई धर्म नहीं होता। अगर पूछा जाए व्हाट इज द नेशनल रिलीजन ऑफ इंडिया, नेशनल रिलीजन ऑफ इंडिया इज सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है हर रिलीजन से प्रिंसिपल डिस्टेंस बना के रखना ना। इसका मतलब ये नहीं, जैसे लोग कहते हैं कि सरकार अब धर्म में कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन सरकार धर्म में बोलेगी। आप देखो राम मंदिर कौन बनवा रहा है, सरकार ही तो बनवा रही है। अगर हमारा कोई धर्म नहीं था तो हिंदुओं के लिए राम मंदिर क्यों बनवा रहे हैं। तो सेक्युलर का मतलब होता है हर रिलीजन से प्रिंसिपल डिस्टेंस बना के रखना, कि अगर सरकार हिंदुओं के लिए कुंभ मेला ऑर्गेनाइज करेगी तो मुस्लिमों को भी हाल जाने के लिए सब्सिडी देगी, राइट। तो उसको कहते हैं सेक्युलर गवर्नमेंट, प्रिंसिपल डिस्टेंस पे बना के रखे हर धर्म के साथ। फिर डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद से इलेक्ट करते हैं, खुद हम चुने। जिसको चाहते हैं अपना इलेक्टेड करते हैं। और रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट होगी हमारी, जो गवर्नमेंट वाला बंदा होगा वो मोनार्क नहीं होगा, वो कोई राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बल्कि पब्लिक का फिगर होगा। जैसे मोदी जी कहते हैं किसी चीज को कितना उन्होंने प्रोपोगेट किया कि एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। क्यों बार बार चीज को प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि मतलब वो ये दिखाना चाहते थे कि इंडिया एक रिपब्लिक है, यहाँ पे राजा का बेटा राजा नहीं बनता है। तो ये जो है 5 फीचर्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अब है ऑब्जेक्टिव, कि अगर हम लोगों ने एक संविधान बनाया उसके ये 5 फीचर्स होंगे संविधान के, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ये बनाया जा रहा है। तो देखिए 3 ऑब्जेक्टिव मतलब 3 तरह की चीजें ये लोगों को देना चाहते थे, जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी। 3 तरह की जस्टिस देने की बात की गई, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस मतलब रीच टू द अनरीच, जो मैंने आपको बताया कि मतलब जहां तक चीजें नहीं पहुंच सकती वहां तक चीजें पहुंचाने को सोशल जस्टिस कहते हैं। इकोनॉमिक जस्टिस मतलब कि अगर आप स्किल्ड हैं तब तो आपको व्हाइट कॉलर जॉब मिल जाएगी, पर अगर आप अनस्किल्ड हैं तो आपका ऐसा ना हो कि आपका खाना पीना भी नहीं चल रहा है। उसके लिए क्या होगा कि सरकार मनरेगा लाएगी या कुछ भी स्कीम, तो कहते हैं इकोनॉमिक जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब होता है वन पर्सन वन वोट। ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए कि अभी आप एसएससी की जॉब आपकी नहीं लगी तो आपको कहा जाए कि तुम एक वोट दोगे तो एक ही वोट होगा, लेकिन अंबानी एक वोट देंगे तो 10 वोट। ठीक है, तो ऐसा नहीं, हर पर्सन चाहे वो किसी भी 18 साल के ऊपर है जिसके आपका अबव 18 है और वो किसी भी स्टेटा में क्यों ना हो, उसका एक वोट वही काउंट होगा। तो वन पर्सन वन वोट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। अब 5 तरह की लिबर्टी देने की बात की गई। पहले तो थॉट की लिबर्टी, आप क्या सोच रखते हो। थॉट मतलब है कि किस तरीके की भी आप सोच रख सकते हैं। हो सकता है आप हिंदू हो कि इस्लाम को मानते हो सकता है कि आप वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन को सपोर्ट करते हो। तो जैसा भी थॉट रखना चाहे आप थॉट रख सकते हैं, फिर उस थॉट को रखना नहीं, आप उसको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप दूसरों को भी बता सकते हैं कि भाई हम ये सोचते हैं। बिलीफ मतलब होता है किसी भी धर्म को मानना। बिलीफ मतलब जैसे कि हिंदुइज्म को मानना, जोइस्म को मानना, ये भी आपका बिलीफ है। फेथ मतलब विश्वास। गवर्नमेंट आपको नहीं कही कि तुम मेरे पे मतलब इन पे विश्वास करो, जिसको आप चाहें उस पर फेथ कर सकते हैं और वर्शिप जिसकी चाहे उसकी पूजा कर सकते हैं। तो 5 तरह की लिबर्टी है आपकी। इक्वलिटी होता है स्टेटस की इक्वलिटी और अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी।
आपका समाज में क्या ही स्टेटस क्यों ना हो, लेकिन जब गवर्नमेंट स्कीम की बात आएगी, जैसे कि मान लो कि आप अच्छे कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हैं और मैं एकदम रूरल एरिया से बिलोंग करती हूँ, वहाँ से मैंने पढ़ाई करी थी, ठीक है, तो स्टेटस हम दोनों का इक्वल नहीं है। इसके बाद लेकिन अगर एसएससी का एग्जाम हम दोनों को देना होता तो वहाँ पे स्टेटस का कोई बैरियर नहीं आता। वहाँ पे सीधे होता है कि इफ एनीवन हैज अटेंडेड द एज ऑफ 21 एंड हु हैड कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन, तो कोई भी वहाँ पे दे सकता है। स्टेटस की इक्वालिटी है और अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी है। ऐसा नहीं कि गांव के बच्चे यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे सकते या कोई समझ लीजिए फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो वो एग्जाम दे सकता। अपॉर्चुनिटी इक्वालिटी सबको दी हुई है। तो जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी, दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगला है आपका गोल कि जब ये सब हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा। तो अगला गोल है वो है फ्रेटर्निटी। इससे क्या हो जाएगी कि आपस में भाई भाई वाला कंसेप्ट हो जाएगा। भाई भाई देखिए कभी भी यहाँ पे मदर फादर या फादर सन वाला कंसेप्ट नहीं आता। भाई भाई मतलब आप देखेंगे फैमिली में क्या होता है कि जितना बड़े भैया को उतना ही छोटे भैया को यानी इक्वल इक्वल मिलता है। तो यानी जब ये चीजें अगर हमने ये ऑब्जेक्टिव पूरा कर लिया, अगर हमने जो ये फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन के बना लिया तो हमारे इंडिया में क्या आ जाएगा, यूनिटी और इंटीग्रिटी। एक तो हमारा जो इंडिया है वो यूनाइट हो जाएगा। यूनाइट मतलब सब लोग साथ साथ रहेंगे। और इंटीग्रिटी का मतलब होता है जहाँ अलग करना पॉसिबल ना हो उसे कहते हैं इंटीग्रिटी। यानी बहुत सारे स्टेट के लोग हमारे यहाँ पे रहते हैं पर वो साथ में रहेंगे, इंटीग्रेटेड में रहेंगे। ये यूनिटी और इंटीग्रिटी होता है नेशन में डेवलप हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा गोल। एक बार जैसा खुद से कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो टेबल ऑफ इंडिया को रिवाइज करेंगे। देखिए पहली लाइन कह रही वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोगों ने क्या बनाया, हमारा भारत का संविधान। तो इस संविधान को बनाने के लिए हमने 5 तरह के फीचर्स दिए। हमने रिजॉल्व किया कि हम अपने इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में 5 तरह के फीचर्स डालेंगे, दैट इज सोशल, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। और उसके बाद इसके हर नागरिकों को जितने भी सिटीजन्स होंगे उनको हम क्या देंगे, जस्टिस देंगे, लिबर्टी देंगे और इक्वालिटी देंगे। जस्टिस देंगे तो कौन कौन सी जस्टिस देंगे, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। फिर लिबर्टी देंगे तो कौन कौन सी लिबर्टी देंगे, इक्वालिटी देंगे, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी देंगे। और उसके बाद प्रमोट करेंगे क्या, फ्रेटर्निटी। और फ्रेटर्निटी प्रमोट करने के बाद इससे क्या होगा, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन ये बढ़ जाएगा। इसके लिए इन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 26 को हियर बाई अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्ट मतलब अपने को ही दे दिया कि लो हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को देते हैं। इनेक्ट कर दिया। इनेक्ट मतलब होता है जिस दिन सब लोग साइन कर दो। 26 नवंबर साइन तो कर लिया, लेकिन 2 वर्ड है, एक है इनेक्टमेंट और एक एक्टमेंट। तो एक्टमेंट के बाद 26 जनवरी 1950 को और इनेक्टमेंट हुआ 26 नवंबर 1949। इनेक्ट मतलब अभी ले तो लिया गया लेकिन अभी अप्रूवल मिल गया है सबसे। अप्रूवल मिल गया। तो 1949 को इसका अप्रूवल नहीं हुआ था तो इनेक्ट हुआ था। उसके बाद क्या किया, अपने को दे ही ये चीज दे दिया है। आई बात समझ, प्रीएम्बल क्लियर हुआ? यस मैम। अब जरा बताइए, who is the source of preamble? What is the source of preamble? पीपल ऑफ इंडिया। अब what was the objective of preamble of India? Preamble of India की objective क्या क्या है? जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। फिर इसके वो क्या है, फीचर्स क्या क्या है? 5 फीचर्स है, सोवरेनिटी, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड रिपब्लिक। अब जरा बताइए रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? What do you mean by republic? मतलब कोई भी एक कॉमन इंसान भी गवर्नमेंट बना सकता है। ये जरूरी नहीं है कि कोई हायरार्की में होगा और उसी को हमारा गवर्नमेंट इलेक्ट करने का अधिकार होगा। What do you understand by socialist? Socialism का क्या concept है? सोशलिस्ट का मतलब है कि एज पर द नीड गवर्नमेंट चीजें प्रोवाइड करेगी जिनके पास नहीं है उनको। Reach to the unreached. What do you mean by political justice? मीन्स गवर्नमेंट जो है वो बायस्ड नहीं होगी। Political justice क्या है? Political justice सबके लिए होगी। 1 person 1 वोट। मैं वोट दूं या अंबानी वोट दे, उसका एक ही वोट को काउंट होगा। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? प्रमोद आप ही बता दो डेमोक्रेटिक का मतलब। अपनी गवर्नमेंट इलेक्ट करना, मतलब लोग जो है अपनी गवर्नमेंट खुद चुनेंगे, जहाँ पे पावर लोगों को मिल जाती है कहते हैं। और उसके बाद कब इनेक्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, प्रीएम्बल को कब इनेक्ट किया गया है? उसमें डेट भी लिखी है 26 नवंबर 1949।
नवंबर 1949। याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं। अब है इश्यूज रिलेटेड टू पीएमएल। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन गया, लास्ट में एकदम जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तब पीएमएल को उसमें अटैच कर दिया गया। तो इश्यूज से रिलेटेड आ गए कि क्या हम पीएमएल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माने, है ना। वो तो पार्ट बाहर लिखा हुआ, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पीएमएल एक पार्ट है? और अगर पीएमएल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक पार्ट है तो क्या हम इसको अमेंड कर सकते हैं? कैन इट बी अमेंडेड, राइट? क्या हम इसको अमेंड कर सकते हैं? दूसरा ये हो गया। उसके बाद थर्ड है आपका, जब अमेंड करते हैं तो अमेंडमेंट की पावर आर्टिकल 368 में दी है। तो अमेंड करेगा तो कौन करेगा? क्या पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन जिसका आंसर नहीं मिलता है तो वो आंसर देती है आपकी जुडिशरी। तो जुडिशरी में दो केसेस, ठीक है। पहला केस हुआ बेरोबारी केस। बेरोबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि नहीं, पीएमएल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। अगर पीएमएल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है तो आप इसका ना तो अमेंड कर सकते हैं, ना पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि इसको अमेंड कर सके। उसके बाद दूसरा एक केस हुआ केशवानंदा भारती का केस। तो केशवानंदा भारती के केस में बोला गया यस, पीएमएल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर पीएमएल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की पार्ट है तो इसका मतलब उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। आपकी डेट में क्या है कि नाउ पीएमएल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपकी डेट में देखा जाए तो पीएमएल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इसलिए आप उसको अमेंड कर सकते हैं। और जब ये अमेंडमेंट Preamble is the basic skeleton of the constitution. बेसिक स्ट्रक्चर, Structure. वो अभी ये बेसिक स्ट्रक्चर का केस हुआ था तो उसके हिसाब से पता चलता है। तो जब इनको ये पावर मिल गई कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का वो पार्ट है, इसलिए इसका अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो 1976 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया। 42 मतलब 1 2 3 हो चुका था और इसके आते आते 42nd नंबर चल रहा था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में पीएमएल में 3 न्यू वर्ड्स अटैच कर दिए गए, ठीक है। 3 न्यू वर्ड अटैच किए गए पीएमएल ऑफ इंडिया में। वो 3 वर्ड्स क्या क्या थे? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। देखिए ये तीनों वर्ड जो है ये बाद में लाए गए हैं, पहले इसमें नहीं थे। 47 में 42nd अमेंडमेंट। हाँ, सेक्युलर, इंटीग्रिटी और क्या था? सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड है। इससे क्वेश्चन क्या था? ये तीनों वर्ड ये लास्ट में जोड़ेंगे 42nd अमेंडमेंट करके। 1976 में इसमें 3 नए वर्ड्स जोड़ दिए गए। इसके पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये वर्ड्स नहीं थे क्योंकि बेरोबारी केस में ये बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पीएमएल ऑफ इंडिया उसका पार्ट नहीं है। लेकिन बाद में केशवानंदा भारती केस में ये बोल दिया गया कि नहीं, इसका पार्ट है, और अगर पीएमएल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट है तो आप इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। अमेंडमेंट कर सकते हैं। 42nd अमेंडमेंट लाई गई 1976 में। तो इसमें जो 3 वर्ड को जोड़ दिया गया, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, राइट। अब जरा समझ में आ गया तो ये एमसीक्यू करिए। By which amendment of the constitution the word socialist was incorporated in the Indian constitution? 42nd. So the following word has not been written in the preamble of India. ये बताइए, what is the true meaning of secular? ए सालू आप आप लोगों को क्वेश्चन अभी नहीं दिए, मैं दे देते तब ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, फिर आपके साथ इसको डिस्कस कर लीजिएगा। भेज देते हैं। अब शुरू करते हैं आपका पार्ट 1। पीएमएल में कोई डाउट है? सब समझ में आ गया पीएमएल ऑफ इंडिया क्या है? पीएमएल ऑफ इंडिया जो है पहले अटैच नहीं था, बाद में अटैच किया गया। कौन से रेजोल्यूशन के साथ पीएमएल ऑफ इंडिया को अटैच किया गया है? व्हाट इज द नेम ऑफ द रेजोल्यूशन? सॉरी मैम, किस रेजोल्यूशन से पीएमएल ऑफ इंडिया को अटैच किया गया है? 42nd अमेंडमेंट नहीं, जवाहरलाल नेहरू कौन सा रेजोल्यूशन लेके आए थे? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। और कब लाया गया था? व्हाट वाज द डेट? 13 दिसंबर 1946। उसी के बेसिस पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पीएमएल ऑफ इंडिया को अटैच किया गया है। एट लास्ट में किया गया था। और उसमें जो पावर का सोर्स पर ना, व्हाट इज द सोर्स ऑफ पावर इन मतलब पीएमएल ऑफ इंडिया? पीपल ऑफ इंडिया। पीपल में तो आप तो पावर तो कुछ जगह को यूज द सोर्स, तो बी द पीपल ऑफ इंडिया इज सोर्स। अब पढ़ते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 जो
की बात करता है, पार्ट 1 बोलता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो पार्ट 1 में जो है बताया जाता है कि भारत और उसके जो टेरिटरी वाले स्टेट होंगे वो कौन कौन से। तो इसमें जो है बेसिकली पार्ट 1 में 4 आर्टिकल्स हैं और उन चारों आर्टिकल्स को आपको पढ़ना होता है। मतलब आर्टिकल नंबर 1 से लेके आर्टिकल नंबर 4 तक की जितनी भी चीजें हैं वो हमारे इस वाले आर्टिकल में दी हुई है। ठीक है, तो पहला देखिए आर्टिकल नंबर 1 ये क्या बोलता है। ये हमें डिटेल पढ़ना है मैम। आप शुरू बहुत छोटे छोटे तो इसमें जल्दी से याद हो जाएगा क्योंकि शुरू के आर्टिकल है ना आपके, तो ये आ सकता है। क्योंकि आर्टिकल नंबर 1 तो ये बोलता है इंडिया या भारत, देखिए दोनों नाम दिए हुए, इंडिया भी लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, भारत भी लिखा हुआ है। इंडिया या भारत क्या होगा, इंडिया या भारत होगा यूनियन ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स का यूनियन होगा। यानी प्राइमेसी घट इज द सेंटर होगा, लेकिन स्टेट्स का ये यूनियन होता है, इंडिया या भारत स्टेट का यूनियन होगा। तो अब इसमें क्या क्या दिया, अगर स्टेट मतलब ये इंडिया है, ये स्टेट्स का यूनियन है, तो कौन सी स्टेट कहाँ से कहाँ तक है ना, ये सारा कुछ डिसाइड करना पड़ेगा कि ये स्टेट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये स्टेट यहाँ से यहाँ तक, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, इन सब का जो यूनियन है वही आपका स्टेट है। पहला तो वही आपका क्या है, आपका इंडिया है। टेरिटरीज ऑफ द स्टेट ये होगा। फिर डाइवर्सिटी ऑफ द यूनियन, डिफरेंट डिफरेंट तो कोई यूनिटीज के बारे में बताया गया है कि कौन कौन सी यूनिटी 50 क्या क्या सारे यूनिटी हो सकते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, जब इंडिया मतलब आजाद हुआ था तो आपको पता होगा कि गोवा उसका पार्ट नहीं था, आपका ये माहे और ये पौंडीचेरी वो भी हमारे एरिया में नहीं आते थे। तो धीरे धीरे करके इंडिया ने अपने आप में एनेक्स किया है, राइट। तो अब डिफरेंट डिफरेंट मेथड से अगर कोई स्टेट हमने एनेक्स किया है उसको भी इंडिया के पार्ट में कैसे लाएंगे, कैसे उसको इंडिया का पार्ट बनाएंगे, ये सारा कुछ आपके आर्टिकल नंबर 1 में दिया गया है। तो आर्टिकल नंबर पार्ट 1 का आर्टिकल नंबर 1 क्या बोलता है कि जो है इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। यूनियन ऑफ स्टेट है तो हर स्टेट की क्या डिफरेंट टेरिटरी होगी उसके बारे में बताता है। डाइवर्सिटी क्या होगी, यूनियन टेरिटरीज की इसके बारे में बताया है। इसके अलावा धीरे धीरे आने वाले प्रोसेस में हम किस स्टेट को धीरे धीरे एक्वायर करने लगेंगे, उसका मेथड सच स्टेट विच आर एक्वायर्ड बाय डिफरेंट मेथड वो भी बताया गया है, राइट। आर्टिकल 1 ये पार्ट 1 का आर्टिकल नंबर 1। अब है आर्टिकल नंबर 2। अगर मान लीजिए कोई नई टेरिटरी हमने इसमें इनकॉर्पोरेट कर दी है, कोई नई टेरिटरी इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाती है, तो एडमिशन ऑफ न्यू टेरिटरी। और उसके बाद अगर मान लो कि कोई स्टेट का नाम चेंज करना है, उत्तर प्रदेश का नाम चेंज करके योगी प्रदेश रखना है, या एमपी का नाम चेंज करके शिवराज प्रदेश रखना है, तो ये सारा जो डिसाइड होगा, कैसे डिसाइड होगा, वो सब यूनियन गवर्नमेंट आपको डिसाइड करती है, तो डिसाइड द बाउंड्री एंड द नेम ऑफ न्यू स्टेट। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 2 ये बात करता है एडमिशन ऑफ न्यू टेरिटरी एंड यूनियन शैल डिसाइड द बाउंड्री एंड नेम ऑफ न्यू स्टेट। ठीक है, ये दोनों चीजें आपके आर्टिकल नंबर 2 में। अब आर्टिकल नंबर 3 क्या है कि मान लीजिए ये तो जो है आर्टिकल नंबर 2 बात करता है कि कोई नया स्टेट आया, मान लीजिए कि पहले जो गुजरात का जूनागढ़ वो हमारे में नहीं आता, जब इसको अनेक्स कर लिया गया तो अभी गुजरात भी हमारा पार्ट हो गया, तो गुजरात का नाम क्या रखेंगे वो तो ये न्यू स्टेट के बारे में बताता है। लेकिन कोई स्टेट पहले से ही आपके इंडिया में है, अब कोई स्टेट पहले से इंडिया में है, उसका नाम या बाउंड्री चेंज करना है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले क्या किया गया था कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग करके एक नया स्टेट बना दिया गया था। अब उसका नया स्टेट क्या होगा, उसकी कैपिटल क्या होगी, ये सारा कुछ आपके आर्टिकल नंबर 3 में दिया है कि यूनियन शैल डिसाइड द नेम एंड बाउंड्री ऑफ एक्जिस्टिंग स्टेट। जो पहले से स्टेट एक्जिस्टिंग में है, अगर उनकी बाउंड्री चेंज करनी है या उनका नेम चेंज करना है तो वो आपके आर्टिकल नंबर 3 में है। अब उसके बाद मैम आंध्र और तेलंगाना की कैपिटल सेम है ना? नहीं, अभी जो हैदराबाद की बाकी आंध्र की अमरावती बन गई। फिर आर्टिकल नंबर 4 ये देखिए, आर्टिकल नंबर 4 बात करता है चेंज ऑफ नेम एंड बाउंड्री हैज। अगर मान लीजिए कि आपको सच में नाम बदलना है, ठीक है, सच में ऐसा होता है कि हमें नेम बदलना पड़ जाए किसका, स्टेट्स का, तो उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी से बिल को पास करना पड़ता है। अब ये जो मेजॉरिटी वाला कंसेप्ट है हम पढ़ेंगे व्हाट इज स्पेशल मेजॉरिटी, जनरल मेजॉरिटी। बाकी आप ये आर्टिकल में स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है कि किसी भी चीज को अगर स्पेशल मेजॉरिटी से पास कराना है तो एटलीस्ट 2/3 मेंबर्स चीज को एग्री करेंगे, तभी आप उस चीज को स्पेशल मेजॉरिटी से पास करा सकते हैं। अदरवाइज कोई भी चीज 50 मतलब या तो देखो पास कराने का तरीका होता है कि मान लीजिए 100 लोग लोकसभा में बैठे हैं, 50% यानी 50 लोग बोलते हैं कि हाँ ये बिल पास हो जाएगा तो बिल पास हो जाएगा। लेकिन 2/3 लोग जब बैठे हैं 75% लोग बोलेंगे कि हाँ ये बिल पास होगा तो वो बिल पास होता है। तो पार्ट 1 में क्या क्या आता है,
पार्ट 1 में 3 आर्टिकल आता है। आर्टिकल नंबर 1 जो बोलता है इंडिया या भारत क्या होगा, स्टेट का यूनियन होगा। स्टेट का यूनियन होगा तो इसमें टेरिटरीज आएंगी, डाइवर्सिटीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज आएंगी, और अलग अलग स्टेट जिनको डिफरेंट टाइम पे अडॉप्ट कर लिया जाता है, एक्वायर कर लिया जाता है, वो उनके उनके बारे में सारी चीजें आती हैं। फिर आर्टिकल नंबर 2 जो नई टेरिटरी अगर मतलब इंडिया में आ जाती है, उनको कैसे आएंगी, फिर उनका एडमिशन कैसे होगा, इसके बारे में बताया जाता है। उसके बाद जो नेम चेंज होगा, नए स्टेट्स मान लो कोई आते हैं, मान लीजिए पाकिस्तान को हमने एनेक्स कर दिया, तो पाकिस्तान उसका नाम रहने नहीं देंगे, उसका नाम बदलेंगे, हिंदुस्तान का मतलब योगिस्तान या मोदिस्तान ये रखना पड़ेगा। तो यूनियन शैल डिसाइड द बाउंड्री एंड नेम ऑफ न्यू स्टेट। फिर आर्टिकल नंबर 3 देखिए कि कोई स्टेट अगर एग्जिस्टिंग है, जैसे मान लीजिए कि अभी उत्तर प्रदेश तो एग्जिस्टिंग है ना, तो उसका मान लीजिए नाम रखना है योगी प्रदेश, तो अभी कोई नया प्रदेश जो मतलब नया प्रदेश नहीं, जो पहले से एग्जिस्टिंग है, उसका नेम चेंज करना है। तो यूनियन शैल डिसाइड द नेम एंड बाउंड्री ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। आर्टिकल नंबर 4 क्या है कि अगर आपको किसी भी स्टेट का नेम चेंज करना है या बाउंड्री मतलब चेंज करनी है कि ये स्टेट यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, तो उसको हमेशा हमेशा स्पेशल मेजोरिटी से ही पास करना होता है। अब जरा आप लोग बताओ, पार्ट 1 में कितने आर्टिकल्स हैं? हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन पार्ट 1? 4। आर्टिकल नंबर 1 क्या बोलता है? आर्टिकल 1 कहता है यूनियन है, मतलब इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, और उसमें टेरिटरीज है जिनकी डिफाइंड बाउंड्रीज है। और इसमें इंडिया का नाम इंडिया दिया है या भारत दिया है? इंडिया एंड भारत बोथ। इंडिया और भारत, एंड नहीं और, ठीक है, ये गलती मत करेगा। इंडिया एंड करेंगे तो इंडिया अलग और भारत अलग, पर इंडिया और भारत एक ही है, तो इंडिया और भारत। और उसके बाद बताइए आर्टिकल नंबर 2 में किस तरह के स्टेट्स की बात की जाती है? जो कि नए स्टेट्स या नई टेरिटरीज बनेंगी। और आर्टिकल नंबर 3 में किस स्टेट की बात की जाती है? एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग स्टेट। वेरी गुड। आर्टिकल नंबर 4 क्या बोलता है? चेंज ऑफ नेम एंड बाउंड्रीज बाय स्पेशल मेजॉरिटी। सिर्फ और सिर्फ स्पेशल मेजॉरिटी से ही आप उसको पास कर सकते हैं। प्रीएम्बल क्लियर हुआ? पार्ट 1 क्लियर हुआ अच्छे से? यस मैम। तो बताइए व्हाट इज द सोर्स ऑफ प्रीएम्बल? प्रीएम्बल का सोर्स क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। द पीपल ऑफ इंडिया। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रीएम्बल? 5 ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या है? नहीं, 3 है। जस्टिस, इक्वालिटी एंड लिबर्टी। ऑब्जेक्टिव फीचर्स क्या क्या है? फीचर्स सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। गोल क्या है? व्हाट इज द गोल? फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी। और इसको कब अडॉप्ट किया गया है? 26 नवंबर 1949। वेरी गुड। फिर ये बताइए कि कौन सा अमेंडमेंट मतलब कौन सा अमेंडमेंट किया गया है प्रीएम्बल में और कब? 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन 1976। इससे क्या कितने वर्ड्स प्रीएम्बल में ऐड किए गए हैं? 3। कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। वेरी गुड। और एक चीज और बताइए कि जो है किस केस में ये बोला गया, कौन से केस में, कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सेकेंड केस जो था केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती। अब जरा पार्ट 1 किससे क्वेश्चन आते हैं? सिर्फ में कितने आर्टिकल? 4 आर्टिकल। 4। ठीक है। अब किस आर्टिकल में ये बोला जाता है कि न्यू स्टेट्स की बाउंड्री और नेम चेंज किया जा सकता है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी? कौन से आर्टिकल में बोला गया है? 2। और एग्जिस्टिंग के बारे में? एग्जिस्टिंग का 3। अब बताइए आपके पार्ट नंबर 2। ठीक है। अब तो हमने बता दिया कि जो है ये आपके ये हो गया आपका इंडिया। इंडिया में कौन कौन टेरिटरी कहाँ से कहाँ तक होगी, स्टेट कहाँ से कहाँ तक होंगे। अब बारी आती है तो हमने इंडिया बना लिया। अब आते हैं हमारी इंडिया में रहने वाले लोगों की, हु विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट? तो पहले देखिए जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन तो आजादी के पहले बन रहा था कि एक तो ये कि सिटीजनशिप आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया, जैसे भारत डिवाइड हो जाएगा इंडिया और पाकिस्तान में, तो जो है सिटीजनशिप हम किसको ग्रांट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक रहने वाले लोगों को करेंगे, ये चीज थी। उसके बाद ये जो पार्ट है, केवल पार्ट 2 ऐसा पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसका डिसीजन आज तक नहीं हुआ है। आज तक हम ये नहीं सोच पाए कि हम किस हिसाब से किसको जो है अपना सिटीजन चुने, किसको बोले कि यू इज द सिटीजन ऑफ इंडिया। और इसी की वजह से अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा ना, शाहीन बाग का जो केस हो रहा था, लोग जो है बिल्कुल सड़कों पे आ गए थे एनआरसी। एनआरसी वाला, जो सिटीजनशिप को लेकर होने वाला केस था। ठीक है, सिटीजनशिप आज तक जो है डिफाइन ही नहीं हुई है, इसी को लेकर आपका एनआरसी वाला केस हुआ था असम में। वहाँ पे क्या हो रहा है कि बांग्लादेश से लोग आके बस रहे थे, आपने आज तक बताया ही नहीं कि सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होगा। इसी वजह से ये प्रॉब्लम आने लगी थी।
तो जो पार्ट 2 है वो आज तक अनडिसाइडेड रह गया है। अब इसमें कितने आर्टिकल आते हैं, तो इसमें आर्टिकल आते हैं 5 से लेके 11 तक। 5 से लेके 11 तक के आर्टिकल्स आपके पार्ट 2 में आते हैं। लेकिन आज की डेट में, अभी के टाइम में इंडिया में पार्ट 2 से उतना बताते नहीं, पार्ट 2 से हम नहीं डिसाइड करते कि कौन इंडियन सिटीजन होगा, बल्कि एक सिटीजनशिप एक्ट आया था 1955 में। उस सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग ये पता करते हैं कि कौन होगा इंडियन सिटीजन, राइट। तो अब एक एक करके इसका एक एक आर्टिकल देखते हैं। जैसे मैम उसमें पहला है 6 रिलीजन्स को वो दिया है ना परमिशन कि आप 10 साल के लिए अगर कंट्री में रहते हो तो आपको हाँ, सिटीजनशिप मिल जाएगी इंडिया की। उसमें भी उन्होंने मुस्लिम्स को नहीं डाला है, तो उसको लेके विवाद हाँ चल रहा है ना। और सबसे ज्यादा जो माइग्रेशन हमारे यहाँ होता है वो मुस्लिम्स का ही होता है, या तो हाँ बांग्लादेश से लोग आते हैं, या पाकिस्तान बांग्लादेश। से, या अफगानिस्तान से। तो इसी को लेके वो पूरा इशू बना हुआ है। और प्रॉब्लम ये नहीं कि जो लोग आते हैं, प्रॉब्लम ये कि जो लोग वहाँ जाके बस गए हैं, बहुत बहुत सालों से यहाँ पे बस रहे हैं, तो वो लोग इंडिया को छोड़ना नहीं चाहते, इसीलिए वो प्रॉब्लम है। इसका मेन गोल था कि जो माइनॉरिटी हिंदूज हैं पाकिस्तान में बांग्लादेश में वो अपनी कंट्री में आ जाए उनको सेफ करने के लिए। पर जैसे कि बहुत सारे माइनॉरिटीज मुस्लिम है जो पहले से यहाँ रह रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं, है ना। मतलब बहुत सारे लोग देखिए अलग अलग वो एनवायरमेंट में रहते आता है हैं। ना वो रोहिंग्या रोहिंग्या हाँ, मुस्लिम से कैसे हैं, उनके लिए रोहिंग्या आता है। म्यांमार के हैं, मुझे नाम भी हाँ याद से लगता है। म्यांमार के रोहिंग्या, म्यांमार में देखिए दो ट्राइब्स हैं, दो तरह के लोग रहते हैं। एक बुद्धिस्ट रहते हैं और जो वहाँ के डोमिनेंस है, और दूसरा है रोहिंग्या। तो जो बुद्धिस्ट वाले हैं वो कहते हैं कि रोहिंग्या को यहाँ रहने नहीं देंगे, तो वो उनको भगाते हैं, वो बांग्लादेश में भागते हैं। बांग्लादेश वाले सोचते हैं कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इंडिया में भागो। अब बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है वो अंग्रेजों के टाइम पे। ये देखिए ये इंडिया है। बेटा सालू आप थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए, बहुत शोर आता है। वो बांग्लादेश को जब डिवीजन किया गया तो इन्होंने प्रॉपर उन्होंने डिमार्केट नहीं किया, ठीक है। मतलब ऐसे तो ये ईस्टर्न पाकिस्तान था, इन्होंने इसको जो है डिमार्केट नहीं किया, ये पाकिस्तान ईस्टर्न पाकिस्तान, ठीक। अब सपोज की जब यहाँ पे डिमार्केशन नहीं होगा तो मतलब किस तरह से डिमार्केशन किया गया, सपोज करिए ये आपका घर है और यहाँ से बिल्कुल डिवीजन कर दिया गया, ये आपके चाचा का घर था, ताऊ जी का घर था, मतलब आपके पापा के बड़े भाई का घर था, आमने सामने आप लोग रहते थे। अचानक उन्होंने कहा नहीं, अब तुम इधर बांग्लादेश, इधर पाकिस्तान, इधर जो है भारत, या इधर पाकिस्तान, इधर हिंदुस्तान। आप सपोज करिए कि मेरे घर में शादी भी, बस ये रोड है, रोड से डिवाइड कर दिया। अब मेरे घर में शादी है, चाचा बुला रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेंगे, नहीं मुझे लगेगा रोड पार करो, चाचा क्या पहुंचो, है ना। इस तरीके से डिमार्केशन किया गया। या मान लीजिए कि ऐसा डिमार्केशन है कि यहाँ पे किसी का घर है, बीच में कोई रिवर जा रही थी, रिवर जा रही थी सामने, यहाँ रिवर से बांट दिया गया कि रिवर के इस साइड वाले पाकिस्तान, रिवर के इस साइड वाले इंडिया। अब मान लीजिए कि मेरे रिश्तेदार के यहाँ, रिलेटिव के यहाँ कोई शादी है, चाचा बुला रहे हैं आओ आओ आओ, तो हम क्या करेंगे, क्या जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेंगे, नहीं सीधे नदी में छलांग लगाएंगे, तैर करके पहुंच गए चाचा के, ठीक है। तो ये जो डिमार्केशन हुआ वो प्रॉपर वे में, मतलब ग्राउंड पे जाके नहीं किया गया, उन्होंने सीधा सीधा मैप पे लाइन खींच दी। अब आपको पता था नहीं कि मतलब उस वहाँ पे जाते, सर्वे करते, देखते कि लोग कैसे रह रहे हैं, उसके हिसाब से डिमार्केशन करना चाहिए था। इन्होंने बिल्कुल मैप पे लाइन खींच दी, और मैप के इधर वाले पाकिस्तान और मैप के इस साइड वाले इंडिया। तो इस वजह से जो डिमार्केशन है वो उसी समय से जो प्रॉब्लम है वो चली आ रही है। और इसी के लिए क्या होता है कि वहाँ के लोग यहाँ जाते तो वीजा वगैरह नहीं लेते, और यहाँ के लोग वहाँ जाते तो वीजा नहीं लेते, तो समझ में ही नहीं आता, ये आइडेंटिफाई करना ही मुश्किल हो जाता है कि कौन एक्चुअल इंडियन सिटीजन है। और जब एक्चुअल में आप इंडियन सिटीजन को वेरीफाई ही नहीं कर पा रहे हो, then how will you मतलब how will you solve the problem कि कौन एक्चुअल इंडियन सिटीजन है, कौन नहीं है, किसको आप गवर्नमेंट जॉब देंगे, किसको नहीं देंगे। तो ये प्रॉब्लम ना ब्रिटिशर्स के टाइम से ही चली आ रही है। अब पार्ट 2 बनाया गया था कि डिसाइड करें कि कौन होगा इंडियन सिटीजन। अब इसको पार्ट 2 में डिसीजन है, उसके हिसाब से भी आप डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं, कैसे। देखिए इस पार्ट 2 में आपके 5 से लेके 11 तक के आर्टिकल है, ठीक है। पहला जो पार्ट 5 का पहला आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल नंबर 5। इसे कहता है कि कोई भी पर्सन अगर उसका बोर्न इंडिया में हो जाए, अगर वो बच्चा भारत में जिसका जन्म हुआ है या भारत में डोमिसाइल मतलब पूरा पला बड़ा भारत में, तो वो जो है इंडियन सिटीजनशिप माना जाएगा। यानी अगर आप इंडियन सिटीजन है तो उसका मतलब ये कैसे होगा कि आप जो है यहीं पे आपकी जो आप बॉर्न हुए हैं वो इंडिया में हुए हैं, ठीक है। और आप खुद से डोमिसाइल भी इंडिया में है, तो यू विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 5 से बिल्कुल सीधी सीधी बात कहती है। आर्टिकल 6 ने बोला कि जो लोग पाकिस्तान से, जब डिवीजन होता था तो लोग जो है आधे लोग पाकिस्तान में थे, कुछ इस गाँव में बसे थे, कुछ यहाँ बसे थे, कुछ यहाँ बसे थे। इंडिया के बहुत सारे मुस्लिम जगह जगह पे बसे थे। तो जब डिवीजन होने लगा तो उन लोगों ने कहा भाई अपने अपने घर जाओ, तो यहाँ के लोग इधर भी जा रहे थे और यहाँ के लोग इधर भी जा रहे थे। तो जो लोग पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया आए थे उनको डाल दिया गया आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 में बोल रहे होंगे पर्सन हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, वो आर्टिकल 6 में आ गया, ठीक। तो अब
आर्टिकल 7 देखिए, अच्छा पाकिस्तान ने ऐसा कोई आर्टिकल नहीं बनाया था, पाकिस्तान ने ये नहीं बोलता कि पर्सन हु विल माइग्रेट फ्रॉम इंडिया वो हमारी सिटी में, उन्होंने कभी नहीं बोला, लेकिन इंडिया ने उस समय बोला था कि जो लोग पहले से मतलब पाकिस्तान के इंडिया में आना चाहते हैं उनका मोस्ट वेलकम है। हमने बंटवारा कर दिया, इसके बाद भी अगर आप इंडिया में आके रहना चाहते हैं तो कभी भी आके रह सकते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल नंबर 7, इसमें क्या हुआ कि मान लीजिए कि मैंने आपको बताया था कि उस समय उन लोगों को ये भी नहीं पता था कि कौन पाकिस्तान कौन इंडिया, कोई किसी गांव में रह रहा है, अचानक बताया चला कि हम लोग बट गए, चलो चलो दूसरे जैसे चलना है, लोग ऐसे ही मतलब बिना किसी गोल के भागना शुरू कर दिए। और ऐसे भागते भागते मानो कि कहा जाए कि अगर कोई माइग्रेट करके पाकिस्तान चला गया, लेकिन अगर फिर भी वो इंडिया आना चाहता है तो इंडिया उनका वेलकम करता है। पर्सन जो है, जो लोग पाकिस्तान चले गए स्टिल वो वहाँ नहीं रहना चाहते, वो चाहते नहीं हमें इंडिया में ही रहना है और वो इंडिया में वापस आना चाहते हैं, तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो उनका मोस्ट वेलकम करेगी कि पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट वो वापस आना चाहते हैं, थ्रू आर्टिकल 7 में दिया गया है। अब आर्टिकल 8 बताया आपका ओवरसीज सिटीजन हु रिटर्न इन इंडिया। ये ओवरसीज का कॉन्सेप्ट क्या है कि देखिए, जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे हमें उन्होंने कॉलोनाइज करके रखा था, तो ब्रिटिशर्स ने केवल और केवल इंडिया को कॉलोनाइज नहीं किया था, इसके अपार्ट उन्होंने और भी बहुत सारे कंट्रीज को कॉलोनाइज किया था। जैसे उन्होंने श्रीलंका को किया था, ब्राजील को किया था, इंडोनेशिया को किया था, इन सारे कंट्रीज को भी उन्होंने कॉलोनाइज करके रखा था, ठीक। तो जैसे श्रीलंका में ये लोग चाय की खेती करते थे, टी का कल्टीवेशन करते थे। अब उस टी के कल्टीवेशन के लिए लेबर चाहिए होंगे, तो वो जो लेबर है वो इंडिया से ये लोग पकड़ पकड़ के यहाँ पर बसा देते। देखिए, अगर श्रीलंका की लोकेशन यहाँ पे है, तो जो लेबर सबसे आसानी से जाने वाले थे वो थे तमिलनाडु के लेबर्स को पकड़ के इन्होंने श्रीलंका में बसा दिया। तो इसीलिए आज भी श्रीलंका में तमिलियंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तमिलियंस को वो लोग जो लोकल श्रीलंका वाले हैं वो रिजेक्ट करते हैं कि तुम अपने देश में जाओ। अब तमिल वालों को बसाया किसने था? इन्होंने। तो ओवरसीज सिटीजन मतलब जो उस टाइम पे बस गए थे, मतलब इंडिया के बाहर, अब वो इंडिया लौटना चाहते हैं, जैसे श्रीलंका में बस गए थे, ब्राजील में बस गए थे, वहाँ पे लेबर बन गए थे, तो अब अगर उनको इंडिया में आना है तो उसके लिए भी इंडियन गवर्नमेंट उनको एक्सेप्ट करती है, बुलाती है कि यू कैन कम एंड यू कैन लिव इन इंडिया। तो ये ओवरसीज सिटीजन की बात करता है। अब मतलब अब देखो आर्टिकल 9 क्या कहता है। आर्टिकल 9 कहता है कि आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी। पहले आर्टिकल 8 तक तो ये बात होती है कि आपको सिटीजनशिप मिलेगी कैसे। आर्टिकल 9 बात करता है कैसे आपकी सिटीजनशिप चली जा सकती है। अगर आपने बिना इंडिया के परमिशन लिए किसी और कंट्री की आप ले लेते हैं सिटीजनशिप, या तो परमिशन ले भी लीजिए या नहीं भी, अगर आप किसी और कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेते हैं, इंडिया की छोड़ देते हैं, तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप चली जाएगी हमेशा के लिए, भले से फिर आपको अदर कंट्री दे ना दे। अगर आपने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर करने की बात की है, अगर आप चाहते हैं कि हम अमेरिका के सिटीजन बन जाए, हम रशिया के बन जाए, तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप अपने आप खत्म हो जाएगी। अब उसके बाद क्या है कि अगर आर्टिकल 10 क्या है कि अगर मान लो कि आप इंडियन सिटीजन बन गए, तो आपको क्या मिलेगा? राइट्स ऑफ सिटीजन होने के नाते आपको कुछ राइट्स दिए जाएंगे, वो आपका आर्टिकल नंबर 10 में। और आर्टिकल नंबर 11 क्या है? आर्टिकल नंबर 11 ये बात करता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि अगर उसको लगता है कि सिटीजनशिप में कुछ मतलब मेजर चेंज करना चाहिए, सिटीजनशिप में कौन सिटीजन होगा कौन नहीं, तो वो आपका आर्टिकल नंबर 11 कर सकता है। अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 11 में पार्लियामेंट को एक पावर दे दी। आर्टिकल 11 में ये बोल दिया कि अगर पार्लियामेंट को कभी भी ऐसा लगता है कि सिटीजनशिप को रीडिफाइन करना चाहिए, कौन इंडिया का सिटीजन है उसको अब फिर से समझना चाहिए, तो पार्लियामेंट जब चाहे तो एक्ट चेंज ला सकती है। और इसी आर्टिकल को ग्राउंड बना के आपका एनआरसी लाया गया था। मोदी सरकार ने बोला कि हमें संविधान से ये राइट मिला हुआ है ये डिसाइड करने का कि कौन इंडियन सिटीजन होगा। तो मोदी गवर्नमेंट ने बोला क्योंकि हमारे पास ये राइट है, इसलिए हम फिर से रीडिफाइन करेंगे कि हु विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। और पहले जो इसके लिए सबसे पहला एक्ट है वो 1955 में है। 1955 में आर्टिकल 11 को ग्राउंड बना के ये बोला गया कि अब इस एक्ट के हिसाब से डिराइव होगा कि कौन होगा इंडिया का सिटीजन, यानी आर्टिकल 2, 3, 4, 5 इसके हिसाब से नहीं, सिटीजनशिप 1955 के अकॉर्डिंग ये डिराइव होता है कि हु विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। और इसके जो बेस था वो आर्टिकल नंबर 11 था। पर पहले फिर से एक बार रिवाइज कीजिए। पार्ट 2 में कहाँ से लेके कहाँ तक के आर्टिकल आते हैं? पार्ट 2 में कितने आर्टिकल्स आते हैं? 5 to 11. अच्छा, आर्टिकल नंबर 5 में क्या है? The person who is born on domicile of India is a citizen of India. आर्टिकल 6? Article 6 है who migrated from Pakistan. आर्टिकल 7? Who migrated to Pakistan but then came back to India as citizens of India. आर्टिकल 8? Overseas citizens who return to India. आर्टिकल 9?
A person ये बात तो will lose है। its citizenship if he accepts citizenship of another nation. फिर आर्टिकल 11, Parliament has authority to change the द requirement of रिक्वायरमेंट ऑफ, citizenship. हाँ। अब जो आर्टिकल मतलब वो आएगा सिटीजनशिप एक्ट 1955, वो कौन से आर्टिकल को बेस बनाता है? आर्टिकल 11. तो अब देखते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 जिसके अकॉर्डिंग हमारी और आपकी सिटीजनशिप डिसाइड होती है। तो अभी आप चेक कर लीजिए कि आपका ब्रिटिश सिटीजन है या नहीं। फिर उसमें इन्होंने बोला कि बाई बर्थ, इसका बर्थ यहाँ पे हुआ हो 1987 के पहले, कि उस समय की बात हो रही थी। 1987 के पहले जो लोगों का जन्म इंडिया में हुआ है वो सब लोग इंडिया के सिटीजन अपने आप हो गए। जो लोग 1987 तक जिनका बर्थ हुआ है वो लोग अपने आप इंडियन सिटीजन हो गए। बाई डी से मतलब, बाई डी से मतलब अब इसका बर्थ होगा जिसकी मैंने तो डेट सोचा हम पहले वाले में ही निकल गए बाहर. नहीं, मतलब उस समय डेट डिसाइड करने गई थी 1987 के पहले जितने लोग इंडिया में होंगे वो सब इंडियन सिटीजन होंगे। फिर दूसरा बोला गया बाई डिसेंट, बाई डिसेंट मतलब आपके दादा के दादा के दादा से लेके आप यहाँ तक यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो बाई डिसेंट। बाई नेचुरलाइजेशन मतलब होता है कि उस समय जो है इंडिया में फटाफट से ये लोग क्या करते थे, टेरिटरी को एनेक्सेशन कर रहे थे। जैसे सिक्किम इंडिया का पार्ट नहीं था, गोवा इंडिया का पार्ट नहीं था, तो ये सारी चीजें जब इंडिया का पार्ट होने लगी, गोवा यहाँ का पार्ट हो गया, सिक्किम यहाँ का पार्ट हो गया, तो बोला गया कि जो लोग जो जिन जिन टेरिटरी को हमने एक्वायर कर लिया है वो सब जो है, मतलब ये जो आपका फॉरेन इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, मतलब किसी भी टेरिटरी को अगर हमने एक्वायर कर लिया, यानी गोवा अगर इंडिया में आ गया तो गोवा के सारे लोग अपने आप इंडियन सिटीजन हो गए। अच्छा, थर्ड पॉइंट नेचुरलाइजेशन का मतलब होता है कि कोई पर्सन जो इंडिया के लास्ट 1 ईयर से मतलब लास्ट 1 ईयर से कंटिन्यूसली या 11 साल में 14 साल इंडिया में रहना होता है, या 12 में से पूरे 15 में से 12 साल इंडिया में रहा हो। इसका मतलब समझिए क्या कि अगर पूरे मतलब पूरे लास्ट 1 साल से आप लगातार इंडिया में रहेंगे, एक बार भी बिना ब्रेक के आप इंडिया में रह रहे हैं, आप कभी भी फॉरेन या किसी फॉरेन कंट्री में नहीं गए, लास्ट 1 साल से आप इंडिया में रहेंगे। और अगर 14 साल का रिकॉर्ड देखा जाए, 14 साल के रिकॉर्ड में 11 साल आपने इंडिया में बिताए हैं, ठीक है। 14 साल में अगर देखेंगे पूरा 11 साल आपने इंडिया में बिताया, और 15 साल में देखेंगे तो 12 साल, मतलब 14 साल तो ये वाले, और 1 साल लगातार अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो आप नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के तहत आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। यानी 14 में से 12, 14 में से 11, 15 में से 12 और 1 अगर का कॉन्सेप्ट है तो लास्ट 1 ईयर से कंटिन्यूसली आप इंडिया में हैं तो आप होंगे इंडियन सिटीजनशिप आपको मिलेगी। और लास्ट है बाय रजिस्ट्रेशन, कोई पर्सन आए और वो रजिस्टर कर दे। कहाँ पे मान लीजिए कि कोई पाकिस्तान से बंदा आएगा, वो बोलेगा मुझे इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, और फिर उससे पूछा जाएगा कि कुछ सर्टेन क्राइटेरिया तो तुम्हें फुलफिल करना होगा। जैसे लगातार 5 साल आप इंडिया रहेंगे, इंडिया के हित के लिए काम करेंगे, जो सारी चीजें वो साइन कर देता है कहाँ पे, एम्बेसीज में। एम्बेसीज मतलब जहाँ पे अदर कंट्रीज के लोग रहते हैं और जो आपके आईएफएस रहते हैं वो रहते हैं। तो बाय रजिस्ट्रेशन 5 तरीके से आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। पहला क्या है, बाय बर्थ, जिनका बर्थ 1987 से पहले होता है वो रह सकते हैं। बाई डिसेंट मतलब दादा परदादा सब आपके यहीं से है। नेचुरलाइजेशन मतलब कि 1 साल लगातार 14 में से 11, 15 में से 12 आप इंडिया में रहे हैं। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी मतलब कोई टेरिटरी अगर इंडिया ने एक्वायर कर ली है तो फिर वो जो है वो पूरा का पूरा जो है इंडिया सिटीजनशिप में वो आ जाएगा। और बाई रजिस्ट्रेशन अगर आप रजिस्टर कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं कहाँ पे, आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं एम्बेसी में जाके, तो भी फिर आप इंडियन सिटीजनशिप होंगे। तो जरा बताइए 5 तरीके हाउ टू गेन इंडियन सिटीजनशिप, व्हाट वाज द 5 मेथड? Born before 1st of July 1987. और वो टाइप करना है, उसका वेट करना. बाई डिसेंट, वेरी गुड। और By naturalization, वेरी गुड, by incorporation of territory, वेरी गुड। and by registration. चालू आप देख के बताते हैं या सब याद हो जाता है आपको? मैम याद करके. वेरी गुड, इतनी अच्छे से अगर मेमोरी है तो उसका अच्छा यूटिलाइज करिए, निकलेगा आपका। अब अगर सिटीजनशिप आपको मिल गई तो क्या ऐसे क्राइटेरिया जिसकी वजह से आपका सिटीजनशिप चला जाएगा? तो 3 ऐसे क्राइटेरिया होते हैं जिसकी वजह से आपकी सिटीजनशिप जा सकती है। 3 क्राइटेरिया ऐसे हैं जिसकी वजह से आपकी सिटीजनशिप जा सकती है। एक होता है रिनंसिएशन। रिनंसिएशन का क्या मतलब, देखो ये क्वेश्चन आ सकता है आपका मैचिंग, एक साइड आपके वर्ड लिखे हुए, दूसरी साइड आपको करेक्ट मीनिंग के साथ मैच करना है। रिनंसिएशन का मतलब होता है विलिंगली गिविंग, मतलब मेरा खुद ही मन नहीं हो रहा है इंडिया में रहने का, मेरा मन ही हो रहा है मैं पाकिस्तान में रहूँ। तो रिनंसिएशन मतलब कि विलिंगली मैंने अपना बोल दिया कि भाई तुम अपने सिटीजनशिप अपने पास रखो, मेरे को पाकिस्तान में जाके बसना है। डेप्राइवेशन का मतलब होता है
कि कोई पर्सन लगातार बिना ब्रेक के 7 सालों से इंडिया के बाहर रह रहा है, एक बार भी वो इंडिया नहीं आया है, आउटसाइड ऑफ इंडिया फ्रॉम पास्ट 7 ईयर्स, तो उसको हम कहते हैं डेप्राइवेशन। मतलब लगातार पास्ट 7 ईयर से कोई जो है इंडिया से बाहर रह रहा है, उसको हम कहते हैं डेप्रिवेशन। और टर्मिनेशन का मतलब होता है कि कभी अगर इंडियन गवर्नमेंट अगर आपको आपके सिटीजनशिप से हटा देती है तो उसको कहते हैं टर्मिनेट। मतलब सपोज इंडियन गवर्नमेंट को ये पता चल जाए कि आपने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है, तो वो आपको हटा सकती है। या इंडियन गवर्नमेंट को पता चल जाए कि कुछ आप ऐसा इलीगल काम कर रहे हैं जो कि इंडिया की सोवर्निटी के लिए खतरा है, कि इंडिया की सोवर्निटी कहीं ना कहीं लॉस होगी और इंडिया की जो रिस्पेक्ट है वो वर्ल्ड वाइड गिर सकती है, तो आपको आपकी सिटीजनशिप से टर्मिनेट किया जा सकता है, हटाया जा सकता है कि भाई हमसे इससे कोई लेना देना नहीं है, ये हमारे यहाँ का कोई सिटीजन नहीं है। तो देखिए 3 वर्ड, पहला है रिनंसिएशन, कि मैंने खुद से अपना मतलब सेल्फ, मैंने कहा कि मुझे नहीं बनना है, आई डोंट वांट टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मैंने खुद ही छोड़ दिया। दूसरा डेप्राइवेशन, डेप्राइवेशन मतलब कोई पर्सन लगातार 7 सालों से इंडिया के बाहर रह रहा है, 7 सालों से इंडिया के बाहर रहना है आउटसाइड ऑफ इंडिया फ्रॉम पास्ट 7 ईयर। और टर्मिनेशन मतलब होता है कि अगर किसी ने सिटीजनशिप एक्वायर कर ली किसी अदर नेशन की, तो और इंडियन गवर्नमेंट को ये पता चलता है तो आपको आपकी इंडियन सिटीजनशिप से टर्मिनेट किया जा सकता है, जिसको कहते हैं टर्मिनेशन। रिनंसिएशन, डेप्राइवेशन एंड टर्मिनेशन, 3 तरीके से आपकी सिटीजनशिप जा सकती है। समझ में आया? अब देखिए कुछ स्पेशल टर्म है, Yes, वो है ma'am. आपके सिटीजन को ही लेके। जैसे पहला वर्ड है एनआरआई। किसको हम कहते हैं एनआरआई? देखिए एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। अगर इन 365 डेज में से कोई पर्सन 182 या उससे ज्यादा दिनों तक इंडिया के बाहर रहता है, 182 या 182 दिन से ज्यादा इंडिया के बाहर रहता है, तो जो है उस पर्सन को हम बोलते हैं, एनआरआई। यानी 365 एक साल में अगर 182 या प्लस इससे ज्यादा दिन कोई इंडिया के बाहर रहता है तो वो हो जाता है एनआरआई। यानी अभी वो सिटीजन तो है इंडिया का, लेकिन नॉन रेजिडेंट सिटीजन है, वो इंडिया में रहता नहीं है, इसको कहते हैं एनआरआई। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब होता है कि मतलब जैसे मेरे पापा के पापा, मेरे दादाजी और मेरे दादाजी के पापा, यानी मेरे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स और उनके जो है जो स्पाउस, उनके स्पाउस अगर इंडियन होते हैं, ठीक है, मान लो मेरे दादाजी की शादी किसी अंग्रेज से होता थी, तो मैं शायद नहीं होती ईपीआईओ। लेकिन अगर मेरे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स में भी किसी की शादी जो है इंडियन से होती है, उनका स्पाउस अगर इंडियन है, तो उसको हम कहते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। यानी जो ये पर्सन है इसका जो ओरिजिन है, ये क्या है, इंडिया से क्या है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसको कहते हैं पीआईओ। एनआरआई मतलब कि 365 डेज में से 182 डेज अगर मैं इंडिया के बाहर रहती हूँ तो मैं हो जाऊंगी एनआरआई। पीआईओ का मतलब क्या होता है कि अप टू ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन हो या उनके स्पाउस इंडियन हो, ठीक है, तो इसको कहते हैं पीआईओ। अभी क्या था, पहले जो है दो मतलब अलग अलग थे, पीआईओ और ओसीआई, ये दो अलग अलग वर्ड थे, पीआईओ अलग और ओसीआई अलग। बाद में 2003 में 2015 पीआईओ और ओसीआई को दोनों खत्म करके एक ही ओसीआई बना दिया गया है। अब पीआईओ खत्म हो चुका है, अब सिर्फ और सिर्फ ओसीआई होता है। अब बेसिकली क्या है कि ओसीआई को बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती है, तो वो सारी फैसिलिटीज पीआईओ को नहीं मिलती थी, तो पीआईओ को वो सारी फैसिलिटीज देने के लिए पीआईओ को ओसीआई में मर्ज कर दिया गया। पहले पीआईओ के पास ये सारी फैसिलिटीज नहीं थी, अब ओसीआई वाले जैसे कि होता है कि वीजा अराइवल, कि आपको आने पे भी वीजा दिया जा सकता है, तो ये सब जो मतलब चीजें हैं वो ओसीआई को मिली। जैसे एक फैसिलिटी ये थी कि आपके बच्चों को इंडिया में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी, या आप इंडिया में कल्चर वगैरह आपके बच्चे को बुला सकते हैं दिखाने के लिए, तो वो सब फैसिलिटीज ओसीआई को दी गई थी, पीआईओ को नहीं दी गई थी। तो पीआईओ को फैसिलिटीज देने के लिए ओसीआई और पीआईओ को आपस में मर्ज कर दिया गया। देखिए ओसीआई वाला क्या है कि ओसीआई है यानी कि डुअल सिटीजनशिप आपको मिल गई, एक तो आप इंडिया के हैं ही और इंडिया के बाहर वाले भी। ओवरसीज मतलब वही जो जिन लोगों को अंग्रेजों ने डिफरेंट डिफरेंट देशों में बसा दिया था, ठीक है, ये ओवरसीज लोग होते हैं। 2015 में क्या किया गया, पीआईओ को मर्ज कर दिया गया ओसीआई से। अब केवल और केवल एक ही कैटेगरी इंडिया में बची, इसको ओसीआई कहते हैं। पीआईओ खत्म हो चुका है। ठीक, क्लियर हुआ? पीआईओ, ओसीआई और एनआरआई क्लियर हुआ? प्रमोद और शालू, पीआईओ, ओसीआई और एनआरआई क्लियर हो गया? Yes, ma'am. बताइए एनआरआई कौन है? हु इज एनआरआई? The person who is not living in India for more than 182 days but is a citizen of India. हाँ, बट नॉन रेजिडेंट। अब बताइए व्हाट इज पीआईओ? Uh, the person who is of Indian मतलब origin हाँ, इंडियन ओरिजिन, तो कहाँ से लेते हो ओरिजिन को? ग्रेट ग्रैंड up to great grandparents and the spouse is of Indian origin. और ओसीआई क्या है? व्हाट इज ओसीआई? Overseas Indian overseas citizen of India. अब जो है कब जो है पीआईओ को ओसीआई में मर्ज कर दिया गया है? पीआईओ ओसीआई में कब मर्ज हुआ है?
2003. 2015 15. 15 इंट्रोड्यूस हुआ था 2003 में ओसीआई। अच्छा ये क्वेश्चन करिए, पार्ट 1 डील्स विद आर्टिकल नंबर, All of the above. ये वाला क्वेश्चन बताइए, अ पर्सन हु हैज टू लिव अवे फ्रॉम इंडिया फॉर हाउ मेनी 182 days first. अब जो है इसमें जो है तीन अमेंडमेंट्स किए गए हैं। पहला अमेंडमेंट है, पहले जो है अर्लियर ओनली फादर इंक्लूडेड इन डिसेंट। डिसेंट मतलब जो हमने कहा ना कि कौन इंडियन सिटीजन हो सकता है, तो पहला डिसेंट बाय डिसेंट। डिसेंट मतलब आपके पापा मम्मी ये सब लोग इंडिया में रहे, तो पहले केवल फादर नाम था कि फादर अगर इंडियन होगा तो बच्चा अपने आप इंडियन होगा। अब 1992 में बोला गया ना कि अगर मदर भी इंडियन है तो बच्चा इंडियन हो सकता है। 2003 में ओसीआई कार्ड इंट्रोड्यूस किया था। ओसीआई कार्ड मतलब वही सब वीजा एंड अराइवल, बच्चों को स्कॉलरशिप, ये सब ओसीआई को दिया जाता था, तो वो कार्ड दिखा के सारी फैसिलिटीज को अवेल कर लेते थे। 2015 में क्या किया गया, पीआईओ को ओसीआई से मर्ज करा दिया गया। तो इतने जो है अमेंडमेंट बेसिकली किए गए हैं। अब आपका पार्ट 3 शुरू होगा, जिसको कहते हैं वेरी वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो है आपका फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट कल से शुरू करेंगे, जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कोर है, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, बीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी। और उसमें फंडामेंटल राइट का हर साल एक क्वेश्चन आना तय ही है। कोई भी एग्जाम उठा के लिख लीजिए, फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो कल से शुरू करेंगे आपको फंडामेंटल राइट। जितनी चीजें अभी तक आपने पढ़ी, इसमें कोई दिक्कत हो शुरू से लेकर अभी तक? अभी तक तो अब अभी आज मैं ये शीट भेज देंगे आपके पास, ये शीट आपका लीजिएगा और ये पीपीटी भी भेज देगा। तब तक फंडामेंटल राइट तक की पूरी पीपीटी एक बार आप रिवाइज करके दबाइएगा। एक बार मतलब खुद से पूरा पढ़ लीजिएगा, मतलब जीरो से डिस्कस किया तो पार्ट 2 तक की समझी पेपर आप पूरा गोल में कर लीजिएगा। मतलब पार्ट 1 में कौन कौन से आर्टिकल है, पार्ट 2 में कितने कितने आर्टिकल है, किस पार्ट में क्या दिया। और कल भी हम लोगों ने साथ में डिस्कस किया था कि कौन पार्ट इम्पोर्टेंट है, यानी इलेक्शन कौन से पार्ट में दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का अमेंडमेंट कौन से पार्ट में दिया हुआ है। ये सारा का चीज हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था। एक बार आप स्लाइड नंबर 1 से लेके आज तक की पूरी स्लाइड को एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, तब उसके बाद फंडामेंटल राइट समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। और ये क्वेश्चन पूरे कर लीजिएगा ये वाले, देखिए मैं दिखा दे रही हूँ, बाकी भी दे देता हूँ ये उसी जितना आप okay पहले ma'am. पढ़ लीजिएगा। और एक भी क्वेश्चन देख के मत करिएगा कि पीछे से पलट पलट के देखना है। कोशिश करेगा अपने दिमाग से करेगा, नहीं आएगा तो उसको बोला कर लीजिएगा कि ये नहीं आता है। जब आप पूरा कर लीजिएगा, मतलब पूरा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद एक बार फिर से गो थ्रू कर लीजिएगा कि कहाँ गलती हुई, क्या गलती हुई, उसको वापस से फिर से गो थ्रू कर लीजिएगा। कल जो है पहले हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपके फंडामेंटल राइट शुरू करेंगे। पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, उसके बाद फंडामेंटल राइट शुरू करेंगे। तो आज क्लास बस यही, अब कल आपको फंडामेंटल राइट से शुरू करते हैं। Thank you so much, guys, and have a very nice day. Thank you ma'am.